नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और अभी न्यूज एक बार फिर लेकर आया है आपके लिए लाइव, जिसका नाम है मथुरा के गौरव। और आज मथुरा के गौरव में हमारे साथ मौजूद हैं SGM यानी कि श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शुक्ला जी, जिनसे हम बात करने जा रहे हैं मथुरा में चल रहे इस समय के जो वातावरण है उसको लेकर के, और साथ के साथ में यमुना प्रदूषण और तमाम ऐसे मुद्दे जो कि लगातार मथुरा को बढ़ावा दे रहे हैं। मथुरा जो है लगातार इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो सबसे पहले स्वागत करूंगा इनका, एक बार फिर से आपका स्वागत है अभी न्यूज में। धन्यवाद। आज 26/11 है, सबसे पहले जानकारी करना चाहूंगा 26/11 के बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्योंकि 26/11 एक ऐसा दिन जिस दिन के कुछ आतंकवादियों आदि लोगों को बचाने में उन सबको शहीदों को मैं श्रद्धासुमन, और इसके साथ साथ ही मैं अपनी केंद्र सरकार को भी इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि 13 साल पूर्व हमारे देश पे इस प्रकार का एक हमला हुआ था, लेकिन हमारी सरकार ने उसके बाद में इस प्रकार की व्यवस्थाएं की कि दोबारा दुश्मन की हिम्मत देश के अंदर इतना आकर के हमारे ऊपर आक्रमण करने की नहीं पड़ी। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार का देता हूँ और पुनः अपनी श्रद्धांजलि जो है वो शहीदों को अर्पित करता हूँ। यानी कि जिसके बाद में घटनाओं के बाद में लगातार आतंकवादी आते थे, जिसके अंदर कहीं पर भी जहां उनका मन करता था वहां आकर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते थे। लेकिन अब हालात ये है कि जो आतंकवादी हैं या कोई भी ऐसे तत्व, अराजक तत्व हैं जो हैं, वो इस वक्त कहीं भी देश में आकर के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, और यदि करते हैं तो उनके जवाब में उनको मुंह की खानी पड़ती है। बिल्कुल, अब परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं जी, आतंकवादियों के लिए, देश के दुश्मनों के लिए। अब एक मजबूत सरकार है जिसने इन आतंकवादियों को, इन दहशतगर्दों को, इन देश के दुश्मनों को उनके घर में जाकर के जवाब दिया है, जिसके बाद अब उनकी हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देख सकें। यदि बात करें सरकार की, तो अभी कुछ दिन पूर्व ही केंद्र सरकार के द्वारा 3 जो बिल थे जो कि किसानों के लिए काले कानून बताए जा रहे थे, कानून जो इस किसान थे उस पर कह रहे थे काले कानून हैं, कृषि बिल थे, उनको लेकर के तमाम किसान नेता धरने पर बैठे हुए थे, और लगातार कुछ सालों से ये क्रम लगातार बना हुआ था। लेकिन कुछ दिन पूर्व ही केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय को वापस लिया, लेकिन उसके बावजूद भी किसान वहां से आंदोलन से हटने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये अब मुख्यतः एक किसानों की समस्या तो बहुत पुरानी रही है ही। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है जी, और हम सब कहीं ना कहीं यदि पीछे जाते हैं तो कृषक परिवारों से जाकर जुड़ जाते हैं, तो सभी कहीं ना कहीं कृषि से बेस्ड हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। और अन्नदाता की स्थिति जो हमारे देश में हो रही है पिछले 70 साल से लगातार जैसी रही है वैसी बड़ी दयनीय रही है, और बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। कुछ मांगें तो किसानों की वाजिब हैं। 3 कृषि कानून बिल यदि भी केंद्र सरकार कह रही है कि वो किसानों के हित में थे और वो किसानों को समझाने में असफल रहे, लिहाजा इस कारण से उन्होंने उसे वापस किया, जबकि किसानों का कहना ये है कि वो किसानों के हित में नहीं थे और वो उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के लिए बनाए गए थे, इसलिए उसको वापस करा जाना जरूरी था। दोनों के बीच में कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। चलिए, वापस हो गए, किसानों को उससे खुशी है, उससे अच्छी बड़ी बात कोई नहीं है। लेकिन जहाँ तक किसानों का एक अन्य मुद्दा है MSP वाला, जी, मैं समझता हूँ कि वो 3 कृषि कानून से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। MSP सरकारों द्वारा तय तो कर दिया जाता है जी। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार चाहे रही हो, चाहे वो प्रेजेंट सरकार हो, चाहे उससे पूर्ववर्ती सरकार हो या उससे पूर्ववर्ती सरकार हो, MSP केवल एक राजनीतिक मुद्दा होता है। केवल जिस समय चुनाव आते हैं उस समय बात की जाती है, गन्ने का भुगतान करेंगे, गेहूं के रेट बढ़ाएंगे, सब केवल बातें बातें रहती हैं। वास्तविकता में धरातल पे हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो किसान अपना मंडी में सामान जब बेचने आता है उसको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सरकार जो है वो MSP तो लागू कर देती है, लेकिन MSP लागू करने के बाद में उस पूरे माल को खरीदती नहीं है। मालूम पड़ता है कहीं 20% माल खरीदा है, 80% माल किसान सड़क पे फेंक रहा है या अनशन दामों में बेच रहा है, मतलब उसको उस MSP का कोई लाभ नहीं है। लिहाजा मैं ये मानता हूँ कि सरकार को इन 3 कृषि कानूनों के साथ साथ में एक ठोस कदम, चूंकि सरकार जानी जाती है ठोस कदम उठाने के लिए, मोदी जी की छवि रही है ठोस कदम उठाने के लिए जी, तो उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इस MSP को लेकर के भी कोई ठोस कदम उठाए जिससे किसानों में इस बात की संतुष्टि हो सके।
मैं आपको बता दूं कि केवल आशुतोष जी केवल एकमात्र समाज सेवी ही नहीं, साथ के साथ में एडवोकेट भी हैं, तो इन्हें कानून की अच्छी खासी जानकारी भी है। यदि मैं आपसे जानना चाहूँ कि किसान लगातार आंदोलन पर बैठे हुए थे और उसके बाद में भी कृषि बिल वापस लेने के बाद भी ही और अभी तक आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, तो कहाँ तक उचित है कि सड़कों का घेराव करना, सड़कों को रोक लेना, किसी स्थान पर लगातार धरने पर बने रहना, तो कहाँ तक उचित मानते हैं इस बात को? देखिए, सबके अपने अपने अधिकार हैं। आज संविधान दिवस है जी, 25 नवंबर है, संविधान दिवस है, और संविधान इस देश की आत्मा है, और उस आत्मा की जो समझे जान है वो है हमारे मूलभूत अधिकार, जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं जी। वो संविधान की आत्मा है। देश की आत्मा संविधान, और संविधान की आत्मा मूलभूत अधिकार है। लेकिन जहां संविधान के अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर के और 31 तक मूल अधिकार दिए गए हैं, वहीं साथ ही साथ में कुछ मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं। तो ये अधिकार जो हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये कर्तव्यों के प्रति उनकी एक दायित्व भी है। तो ठीक है, ये हमारा मूलभूत अधिकार है कि हम यदि किसी बात पर सरकार से नाखुश हैं तो ये हमें अधिकार है संविधान की तरफ से कि हम सरकार की उन बातों का संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से उसका विरोध कर सके, धरना कर सके, प्रदर्शन कर सके। लेकिन साथ ही साथ में संविधान इस बात को भी कहता है कि हमारे अधिकारों की सीमा केवल वहीं तक है जहां तक किसी अन्य के अधिकारों का अतिक्रमण ना हो। जी, ये जो सड़क रोकने का कार्य है ये केवल वहीं तक है जहां तक कि हमारे अपने अधिकारों के लिए तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन यदि हम इसके प्रति, इसको करने के साथ में ही किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार, जैसे कि उस सड़क को, उस रास्ते को यूज करने का देखा जाता है पूरी दिल्ली बंद कर रखा है, पूरी दिल्ली बंद कर रखी है, बॉर्डर बंद कर रखे हैं, लोगों को जहां लोग 5 किलोमीटर के अंदर दायरे में पहुंच सकते थे उसको घूम करके लगभग 50-60 किलोमीटर के राउंड मारने पड़ रहे हैं। कहां तक उचित मानते हैं इस बात को? देखिए, फिर मैं आपसे एक बात कहूंगा जी कि इसमें दोनों ही पक्षों का अपना अपना वर्जन है, चाहे वो आंदोलनरत किसान हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो। जी, किसानों का कहना ये है कि भाई हमने तो रास्ता रोका ही नहीं है, ये जो बैरिकेडिंग लगा रखी है तो पुलिस ने लगा रखी है, तो आप पुलिस से कहें रास्ता खोलने के लिए। सरकार कहती है कि किसानों ने रास्ता रोका हुआ है, लोगों को परेशान किए हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इस संबंध में जब सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में उनको नोटिस दिया गया तो हलफनामा देकर कहा गया कि हाँ जी, इतने रास्ते पर इतना रास्ता तो हमारे पास है, इतना रास्ता किसानों के पास है। माने उन्होंने भी, दोनों ही पक्षों ने, जब कोर्ट का मैटर आया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने बता रहे हैं कि भाई आधा हिस्सा तो हमने रोक रखा है और आधा हिस्सा किसानों ने रोक रखा है। सच्चाई ये है कि आधा हिस्सा किसानों ने सड़क का रोक रखा है, आधा हिस्सा सड़क का पुलिस ने रोक रखा है, और पूरा हिस्सा सड़क का रोकने के बाद में परेशान जो हो रहा है वो पब्लिक हो रही है। जी जी। यदि हम बात करें मथुरा की, तो मथुरा शुरू से ही राजनीतिक धुरी के केंद्र रही है और लगातार इस वक्त फिर से एक बार चुनावी सरगर्मियां चालू होने वाली हैं। कुछ समय के बाद ही मथुरा में, या मैं कहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश में ही चुनाव आने वाले हैं, और ये चुनाव जो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के रास्ते ही सत्ता का गलियारा होकर के दिल्ली तक पहुँचता है। तो यदि बात करें तो आगामी 6 दिसंबर, यानी कि जिस दिन बाबरी मस्जिद ढाई थी अयोध्या में, ठीक उसी दिन एक बार फिर से मथुरा का जो शाही ईदगाह है, इस प्रकरण को भी इस वक्त लोग राजनीतिक रूप से अंजाम देने जा रहे हैं। और मथुरा के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती और राष्ट्रीय हिंदू महासभा की अध्यक्षा राज्यश्री द्वारा कहा जा रहा है कि हम आकर के मथुरा के जन्म स्थान के अंदर गोपाल जी का जलाभिषेक करेंगे और वहां जाकर के भजन आदि करेंगे। तो कहाँ तक उचित मानते हैं इस बात को और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये विशुद्ध रूप से राजनीतिकरण करने को उद्देश्य किया जा रहा है। इससे मथुरा की संभावना है कि फिजा कुछ खराब हो। हालांकि मैं मानता हूँ कि मथुरा के जो नागरिक हैं वो शांति प्रिय हैं, वो चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से हों, चाहे किसी भी ईश्वर में विश्वास करते हों, लेकिन दोनों ही पक्ष शांति प्रिय हैं। लेकिन फिर भी राजनीतिक रूप से ये एक सरगर्मी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक जन्मभूमि में आपने कहा कि अभिषेक और पूजा पाठ करने का प्रश्न, जन्मभूमि नहीं, शाही ईदगाह। जन्म स्थान तो पहले से ही ठाकुर जी का, कृष्ण भगवान का बना हुआ है। शाही ईदगाह जो कि बताया जाता है कि औरंगजेब के द्वारा वहां मस्जिद बनाई गई थी, उस क्षेत्र में जाकर के, यानी कि जो क्षेत्र अभी तक बटा हुआ है उस क्षेत्र में जाकर के अभिषेक। नहीं, ये मैं मानता हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार इस बात का है
कि ये सही नहीं होगा। माननीय न्यायालय का इस मामले में वाद लंबित रहा चल रहा है अभी, और नहीं अभी भी चल रहा है, पुराना वाद भी रहा है। मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, ये पुराना वाद रहा है, और इसमें पुराने वाद में दोनों पक्षों के बीच सेटलमेंट तय हुआ है, लैंड सेटलमेंट हुआ है। लैंड सेटलमेंट के हिसाब से जो जन्मभूमि के स्थान है वो जन्मभूमि पर दिया गया है, जो ईदगाह की जगह भी वो ईदगाह को दी गई है, और बेसिकली इस लैंड सेटलमेंट का एक तरीके से उस निर्णय का ये वायलेशन होगा। तो मेरा अपना मानना यह है कि इस प्रकार कोई नई प्रथा या नया वो मथुरा में नहीं होना चाहिए। यदि राजनीतिक रूप से कोई कार्य करना है तो मथुरा तमाम विकास कार्य हुए हैं। मथुरा को यदि विकास की दृष्टि से देखा जाए तो अभी सबसे अब रिसेंटली जो कल जेवर में एयरपोर्ट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, निश्चित रूप से उसके विकास का जो प्रभाव है मथुरा पर आएगा। मथुरा में यदि विगत पिछले कई वर्षों से देखा जाए तो मथुरा में जो यदि यहाँ से देखें, ऊर्जा मंत्री जी हमारे यहाँ के हैं, तो ऊर्जा के क्षेत्र में तमाम सुधार कार्य हुए हैं। आप देखें, यहाँ से स्टार्ट कर लें, गोकुल बैराज यहाँ से जो माहेश्वरी हॉस्पिटल से स्टार्ट करें, और जो रिफाइनरी तक देखें, लाइटिंग यानी कि जो हाईवे था उस पर पूरा। जी, मेरा मतलब ये है कि मथुरा में विकास कार्य काफी हुए हैं। जवाहर बाग का विकास हुआ है, जिला अस्पताल का विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है, नगर निगम के बनने से अन्य कई विकास कार्य हुए हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि राजनीतिक पार्टियां विकास को मुद्दा बनाए, विकास पर भी मथुरा में कोई पीछे नहीं है, बजाय कि किसी धार्मिक मुद्दे को बनाना। तो जी बात करें अगर भौगोलिक विकास की, तो भौगोलिक विकास तो हो चुका है, लेकिन देखा जाए तो जिन चीजों को लेकर के मथुरा का नाम रहा है, मथुरा की प्राचीनता रही है, मथुरा का जो स्वरूप है वो लोगों के जेहन में आज भी श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, और लोग अपनी कल्पना में आज भी उसी मथुरा को जीते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण के समय थी। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो भौगोलिक विकास से तो काफी इस वक्त बदल चुका है मथुरा, लेकिन अंदर की स्थिति जस की तस है। जैसे कि बात करते हैं माँ यमुना को लेकर के, तो यमुना की स्थिति लगातार, यमुना को जो प्रदूषण का दंश लगा हुआ है वो अभी तक मिट नहीं पा रहा है। यमुना आज भी प्रदूषण से मुक्त नहीं है। यदि बात करें घाटों की, तो घाटों पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। और बात करें अभी कुछ समय पूर्व ही जो लेजर लाइट शो चल रहा था उसकी, तो दिखावे के लिए या देखने के लिए तो घाटों पर पूरा विकास हो रहा है। यानी कि अगर बात करें भौगोलिक दृष्टि से, तो भौगोलिक दृष्टि से लगातार विकास की गंगा मथुरा में भी बह रही है। लेकिन जिस चीज के लिए ये कार्य होने चाहिए था, क्या घाटों से बनने से यमुना के जल पर कोई फर्क पड़ा, या सड़कों के बनने से क्या पॉल्यूशन पर फर्क पड़ा? अभी भी देखते हैं कि जरा सी बरसात आने पर मथुरा के जो तमाम शहरी क्षेत्र हैं वो डूब जाते हैं। आप एक समाज सेवी हैं, एक समाज सेवी के नाते आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि आप देखते हैं उन चीजों को भुगतते हैं। हम और आप मथुरा में रहते हैं और मथुरा की इन परिस्थितियों के आए दिन गुजरते हैं। कहीं ना कहीं पर देखा जाता है कि मथुरा जो है लगातार वृद्धि कर रहा है। आसपास के क्षेत्रों में बात करें, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, हमारा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से विकास के क्षेत्र में कहीं भी अब पिछड़ा हुआ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पर हम लोग अपनी जो अंतरात्मा है, मथुरा का हृदय स्थल है, वो आज भी विकास की बाट जो हो रहा है। मुख्य होली गेट चौराहे पर, जो कि मथुरा का हृदय स्थल कहा जाता है, ठीक होली गेट चौराहे पर आज भी नालियों की झजरी खुली हुई हैं, जबकि लगातार संज्ञान में है नगर निगम के में भी। तो कहां पर आखिर कहां पिछड़ रहे हैं हम लोग? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं कुछ बातों तक में। मथुरा का भौगोलिक विकास हुआ, ठीक है, लेकिन इस विकास का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। उसका एक मुख्य कारण मुझे जो लगता है वो लोगों की मानसिकता और जागरूकता भी है। यमुना प्रदूषण केवल एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया। ठीक है, एक राजनीतिक मुद्दा भी है, ठीक है, एक पर्यावरण का मुद्दा भी है, ये पर्यावरण के हिसाब से भी होना चाहिए। लेकिन इन सब मुद्दों के अलावा ये मथुरा वासियों के लिए एक आध्यात्म का, एक भाव का मुद्दा भी है। जी बिल्कुल। यमुना को यदि हम आध्यात्म से देखें तो हमारी माँ है, कृष्ण की अर्धांगिनी यमुना है जी। और कृष्ण हम सबके, मथुरा का यदि जो भी व्यक्ति मथुरा का जो भी ब्रज क्षेत्र का है वो ये मानता है कि उसका तारणहार कृष्ण ही है, तो एक तरीके से हम सब लोग यमुना को अपनी माँ के रूप में देखते हैं। जी बिल्कुल। तो भावनात्मक रूप से यदि हम देखते हैं तो भी ये भावनात्मक मुद्दा और दुख होता है यमुना की स्थिति देखते हुए, और आध्यात्मिक स्थिति से देखते हैं तब भी यमुना हम सबके लिए जीवनदायिनी और उस दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। लेकिन यमुना प्रदूषण के लिए हालांकि सरकार के द्वारा तमाम कदम उठाए गए हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा भी और जो प्रतिनिधि सभी के द्वारा भी, सभी के द्वारा, उसमें सबके द्वारा उसको प्रदूषण को रोकने का प्रयास भी किया जाता है। नालों को रोका जा रहा है, यमुना में सीवेज को सेपरेट करने का प्लांट भी लगाए गए हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी क्या कारण हो रहे हैं कि वो प्रदूषण रुक नहीं रहा है? क्या कारण हो रहा है कि हमको सफलता 100% नहीं मिल रही है? कुछ सफलता हो रही है लेकिन 100% सफलता नहीं हो रही है। आपके द्वारा भी एक अभियान चलाया गया था यमुना प्रदूषण को लेकर के। मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि श्री आशुतोष जी के द्वारा एक रैली निकाली गई थी यमुना प्रदूषण को लेकर के ही, जिसमें काफी संख्या में लोग भी जुड़े और यमुना को लेकर के उन्होंने मुद्दे को उठाया था। लेकिन क्या परिणाम रहा उसका? परिणाम कुछ भी नहीं। आज के जो स्थिति कल थी वही स्थिति आज भी है। क्या कहेंगे कि क्या सरकार सोई हुई है? देखिए गोपाल जी, हम तो एक निमित्त मात्र हैं उसमें, और सिर्फ एक लोगों को जागरूक करने का प्रयास था। सरकार के पास फंड है, सरकार के पास उसके लिए करने के लिए व्यवस्थाएं हैं। हम तो केवल छात्र छात्राओं को, अपने यहाँ के गिरिराज महाराज के जो छात्र छात्राएं उनको, और अपने जो शहरी लोग हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको सिर्फ उसके माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास भर था कि देखिए यमुना को संभालिए, यमुना ये किसी और की नहीं है, हमारी अपनी है। आज हम कर रहे हैं, कल आप भी कीजिए, परसों और लोग भी करेंगे, सब लोग करेंगे, रोज करेंगे तो ये साफ हो जाएगी। सिर्फ उसका उद्देश्य इतना सा था। इस उद्देश्य से हमने किया था कि इस यमुना को बचाओ, ये हमारी यमुना है। आशुतोष जी, अगर मैं बात करूं लोगों की और हम और आपकी, तो क्या हम और आप या मथुरा के लोग अपने हाथों से जाकर के यमुना को प्रदूषित करते हैं? क्या हम और आप यमुना में जाकर पॉलिथीन डालते हैं? क्या हम और आप यमुना में जाकर गंदगी करते हैं? नहीं। नगर निगम द्वारा नाले नालियां आदि यमुना में सीधे प्रवाहित हो रही हैं, उसके लिए हम और आप जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए नगर निगम ही जिम्मेदार है। क्योंकि जिस तरीके से माँ यमुना आपकी है, माँ यमुना मेरी है, और माँ यमुना ही हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन में भी इस बात को प्रश्न है कि हम लोग जाकर के यमुना में सीधा कचरा प्रवाहित नहीं करते हैं, तो आखिर यमुना के अंदर कचरा आता कहां से है? क्या ये जिम्मेदारी नगर निगम और यहाँ के जो मशीनरी है उन लोगों की नहीं है कि यमुना में बहने वाले प्रदूषण को रोका जाए? क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी है और करने का काम भी उन्हीं का है। एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो उसके तो बस का नहीं है कि वो यमुना को प्रदूषण नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता है, ना वो उस प्रदूषण को रोक सकता है। लेकिन नगर निगम इस बात को कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयास करती है, कहती है कि यमुना को लोग ही गंदा कर रहे हैं, मथुरा के लोग गंदा कर रहे हैं। क्या मथुरा के लोग या बाहर से आने वाले श्रद्धालु जो यहाँ पर आकर के तीर्थ यात्री होते हैं, श्रद्धा का भाव लेकर आते हैं, क्या वो यमुना को प्रदूषित करना चाहेंगे? नहीं, यमुना को प्रदूषण करना और यमुना को प्रदूषण मुक्त करना दो अलग अलग विषय हैं। मेरा अपना मानना यह है कि यमुना को प्रदूषण मुक्त करना है जी। प्रदूषण मुक्त करने का कार्य जो है वो हम लोगों का, प्रदूषण दूर करने का, जो प्रदूषण रोकना है बिल्कुल, उसका कार्य जो है वो नगर निगम का है जी। हम लोग इस बात की जागरूकता रखें कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा हो जिससे यमुना प्रदूषित हो सकती है, यदि किसी के यहाँ के डायरेक्ट कोई नाली या कोई चीजें ऐसी डायरेक्ट यमुना में खुलती हो, किसी फैक्ट्री खुलती हो, निश्चित रूप से उस पर हम कंप्लेन करें जी। ये तो हमारा अपना जागरूकता का एक पहलू हो गया। लेकिन प्रदूषित यमुना है जिसका भी शुद्धिकरण होना है, वो कार्य नगर निगम का है। नगर निगम निश्चित रूप से उस काम को अच्छी तरह नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से नगर निगम अपनी बहानेबाजी, टाल मटोल या जो भी उनके रीजंस हैं उनसे वो उसको नहीं कर रहा है, जिसके खामियाजा बिल्कुल हमको को उठाना पड़ रहा है। साथ ही साथ नगर निगम को भी राजनीतिक रूप से भी उठाना पड़ेगा। हालांकि लगातार देखा जा रहा है कि जो मंत्री जी हैं वो भी प्रयास करते नजर आते हैं। आए दिन एसटीबी के निरीक्षण किए जाते हैं, आए दिन यमुना को लेकर के घाटों पर जाकर के निरीक्षण किए जाते हैं, लेकिन नतीजा जो है वो वहीं बदल कर आ रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को सभी से कहना चाहूंगा कि इस वक्त यमुना की स्थिति काफी बेहतर हो चुकी है। जितने नाले पहले प्रवाहित होते थे वो अब नहीं है, और जहां पर लगातार यमुना घाटों पर सीवेज बहता था वो अब नहीं हो पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पर फिर भी जो कुछ ये बाकी हैं, सरकार प्रयास कर रही है और हम और आप मिलकर भी यमुना को शुद्ध बनाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो मौजूद हैं आशुतोष जी, केवल समाज सेवी ही नहीं, साथ के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में भी उभरते हुए एक नया नाम है जिसका नाम है श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिनके के वाइस चेयरमैन हैं, और इनसे हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर के भी। जी बताएं कि आजकल देखा जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान जो लोग परेशान थे अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, और जिन्हें उम्मीदें थी काफ़ी कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई रुकी हुई है 1.5-2 साल से, जब हम इनको नए सिरे से वापस स्कूल में भेजना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं पर प्रशासन और साथ के साथ में जो स्कूल में हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो हमारी मदद करेंगे, और जो हमारे पास में उनकी बची खोची रकम थी उसको संभालने का प्रयास करेंगे, और कहीं ना कहीं पर जो स्कूल हैं वो हमें कहीं ना कहीं पर थोड़ा इसमें राहत प्रदान करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या शिक्षा का व्यवसायीकरण रुका? नहीं, शिक्षा का व्यवसायीकरण तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, रुकने का तो मतलब ही नहीं है जी। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि कोरोना काल के बाद में मुख्यतः ये जो विषय है ये पब्लिक स्कूल्स के लिए, जो स्कूल्स
हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा प्रदान करते हैं उनके लिए है। जी बिल्कुल। उनके लिए ये बातें ही बातें थी, सरकार की तरफ से कभी कोई गाइडलाइन नहीं आई कि आप फीस में इतनी शुल्क की कमी कीजिए या इतना प्रतिशत शुल्क कम होगा। हाँ, ये जरूर था कि कुछ सरकार ने मौखिक रूप से कहा, मीटिंग्स में कहा कि भाई आप फीस वृद्धि मत कीजिए। स्कूल्स ने भी अपनी फीस वृद्धि जो लास्ट ईयर के मुकाबले थी नहीं की, वो वहाँ तक ठीक था। और लेकिन मजबूरी है पेरेंट्स की कि भाई उनको बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन स्कूल्स ने भी उसको थोड़ा सा, मेरा मानना ये है कि उसको इस तरीके से लेना चाहिए था, क्योंकि काफी सारी चीजें खर्चों की कमी हुई थी। चलिए टीचर्स हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उनकी सैलरी जा रही है, तो लेकिन उसके अलावा कई सारे खर्चे जो स्कूल्स पे हुआ करते थे वो कम हुए हैं, तो वो फीस में कम होने चाहिए। और कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, कुछ स्कूलों ने किया है, कुछ जो अच्छे स्कूल्स उन्होंने कम किया है। जी, मैं वही कहना चाह रहा था, कुछ स्कूलों ने अपनी बिल्कुल फीस भी माफ कर दी थी और कुछ स्कूलों ने बिल्कुल कहा रहा कि इस पूरे सत्र की फीस बिल्कुल बच्चों से ली नहीं, मतलब पढ़ाई होने के बावजूद भी। कुछ स्कूलों ने मथुरा में एक नया मिसाल कायम करते हुए कहा था कि हम लोग यदि स्कूल में पढ़ाई शुरू हो जाएगी उसके बाद ही बच्चों से इस सत्र की फीस नहीं लेंगे। यानी कि धन्यवाद है उन स्कूलों के लिए जिन्होंने ऐसा किया। लेकिन फिर से बात करूंगा व्यवसायीकरण की, तो देखा था कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार व्यवसायीकरण किया जा रहा है, तो कहाँ उचित मानते हैं और कहाँ पर आप बच्चों के लिए आज समय है रोजगार का, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, देश का युवा परेशान है अपने आगे भविष्य के लिए, तो आपके स्कूल में ऐसे कौन कौन से कोर्स कराए जा रहे हैं जो कि बच्चों को आगे चल करके उनके भविष्य सुधारेंगे और उनके लिए एक नया आयाम स्थापित करेंगे? देखिए, जो शिक्षा है जी, उसको रोजगार परक बनाने का प्रयास पूर्णतः किया जा रहा है। और अब जो नई शिक्षा नीति इस वर्ष से लागू हुई है वो तो पूर्णतः स्किल बेस्ड ही है। गिरिराज महाराज महाविद्यालय में समझता हूँ कि आगरा विश्वविद्यालय संबंध तकरीबन 1000 महाविद्यालय हैं, जिसमें शायद गिरिराज महाराज महाविद्यालय पहला विद्यालय होगा जिसने इस शिक्षा नीति के अनुरूप अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह तैयार कर लिया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये आवश्यक है कि आप किसी छात्र को, एक छात्र जो होगा, अब वो किसी कोर्स में यदि एडमिशन लेगा जी, तो अब उस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद में उसे, माने हम एक एग्जांपल मानते हैं कि एक कॉमर्स बैकग्राउंड का छात्र है जिसने 12वीं कॉमर्स बैकग्राउंड से की है जी, अब उसे डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना है, तो माने उसको बीकॉम में एडमिशन लेना है, तो अब इस नई शिक्षा नीति के तहत उसको बीकॉम के जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ साथ उसको एक सब्जेक्ट जो है वो किसी अन्य विषय का भी लेने का अवसर मिलेगा, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो आर्ट्स का, ह्यूमैनिटिक्स का हो, चाहे वो किसी अन्य विषय का किसी का भी हो। तो एक तो छात्र को अवसर मिला दूसरा विषय लेने का। बिल्कुल। इसके साथ साथ में उसके लिए आवश्यक होगा और संस्थान के लिए आवश्यक होगा कि उसके साथ उसको एक ऐसा विषय दे जो उसको स्किल बेस्ड हो, माने उसको धीमे धीमे करके स्किल डेवलपमेंट की तरफ हो, रोजगार परक हो जी। तो गिरिराज महाराज कॉलेज ने स्किल बेस्ड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट अकेडमी के साथ एक टाई अप किया, जिसमें विद्यार्थियों को उनके जो कोर्सेज, पाठ्यक्रम से संबंधित विषय हैं उनको पढ़ाने के साथ साथ में जो टेक्निकल कंप्यूटर एजुकेशन उनको मिले, उसके लिए गिरिराज महाराज कॉलेज ने टाई अप किया है, वही शिक्षा दी जा रही है। साथ ही साथ में छात्रों को, जो मैनेजमेंट के छात्र हैं या कॉमर्स के छात्र हैं, उनको एडिशनल स्किल बेस बनाने के लिए उनको फॉरेन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जा रही है जी। तो प्रयास तो यही है कि शिक्षा जो है वो स्किल बेस्ड हो, रोजगार परक हो, और इसके परिणाम भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। संस्थान में लगातार, जैसे हमारे पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, उनका अच्छा प्लेसमेंट पिछले वर्ष भी रहा, लगभग 70% से अधिक प्लेसमेंट उनका रहा, तमाम कंपनीज उनको लेती हैं। इसी प्रकार से जो और हमारे मैनेजमेंट के छात्र हैं वो धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहे हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो शिक्षा का स्तर तो दिन प्रतिदिन प्रयास करके उठाया ही जा रहा है। और जो मथुरा के लिए, मथुरा जैसे क्षेत्र में जहाँ पर कि ग्रामीण परिवेश ज़्यादा है जी, शहरी क्षेत्र कम है, यदि हम देखें तो शहरी क्षेत्र कम है, और शहरी क्षेत्र के बच्चे जो है वो कुछ विद्यालयों में ही कंसंट्रेटेड है। बड़ा जो बृहद क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उस स्तर की शिक्षा नहीं मिल पाती। तो गिरिराज महाराज का शुरू से ही प्रयास इस बात का है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को, उसके पास जो संसाधन है, उसके पास जो आर्थिक साधन है, उन कम से कम आर्थिक साधन में उस स्तर की शिक्षा देना जो शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी बड़े बड़े संस्थानों में उसी कोर्स के लिए बहुत बड़ी बड़ी फीस देकर के लेने की कोशिश करते हैं, उसको हम ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को कम आर्थिक साधन में उसी स्तर की शिक्षा दें, उससे अच्छी शिक्षा दें। यदि हम बात करें इस वक्त, तो प्रधानमंत्री जो हैं देश को लगातार बढ़ाने के लिए लोगों को कह रहे हैं कि आप
अपने हाथों से, मतलब जो इनका कहने का तरीका ये है कि हस्तशिल्प कलाएं हैं, या मतलब जो हथकरघा उद्योग है, या मतलब लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किया है। तो आपके विद्यालय में ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं जो कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएंगे? देखिए, अब तो ये कंपलसरी हो गया, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है कि प्रत्येक विद्यालय को अपने यहाँ स्किल बेस्ड एजुकेशन देनी पड़ेगी जी। अब स्किल बेस्ड एजुकेशन में जैसे मैंने आपसे कहा कि हम हमारे विद्यार्थियों के लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एकेडमी साथ एक टाई अप किया है, जिसमें विद्यार्थियों को हम सर्टिफाइड कोर्स इस बात का देंगे कि वो बेशक उसको हमारे यहाँ से माने BSc का कोर्स कर रहा है, लेकिन उसको कंप्यूटर का एक डिप्लोमा साथ में मिलेगा। हमारे यहाँ से बच्चा BBA का कोर्स कर रहा है, लेकिन उसको फॉरेन लैंग्वेज का डिप्लोमा साथ में मिलेगा जी। इस प्रकार के हमारे यहाँ से बच्चा B.Ed कर रहा है, लेकिन उसको कोई ना कोई आर्ट या पेंटिंग ड्राइंग का डिप्लोमा साथ में मिलेगा। बिल्कुल इस प्रकार के जो बच्चों के आगे भविष्य में उनकी उस जिस पाठ्यक्रम में वो पढ़ रहे हैं, जिसके बेस्ड उनकी एजुकेशन है, उसके अतिरिक्त भी कोई लाइन उनके पास ओपन रहे, इस प्रकार की स्किल बेस्ड एजुकेशन हम दे रहे हैं लगातार। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए थे श्री गिरिराज महाराज के वाइस चेयरमैन आशुतोष जी, जिन्होंने हमसे बात की इतनी, और अब अपने इस लाइव को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन विराम देने से पहले एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा इनका, और उनसे कहना चाहूँगा कि आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको? देखिए, मैं एक संदेश जो छात्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी विद्यार्थी जीवन में हैं, उनके लिए निश्चित रूप से देना चाहूँगा कि आप एक बात याद रखें। एक अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज ऑलवेज रूम ऑन द टॉप, माने जब कोई बिल्डिंग हो और उसमें भीड़ आए तो भीड़ सबसे पहले नीचे के कमरों में जाती है, ऊपर का कमरा हमेशा खाली रहता है। आप अपना उद्देश्य ऊपर का कमरा रखिए, आपको पता है कि आपको सबसे टॉप पे जाना है और वहाँ निश्चित रूप से जगह है, आप अपना उद्देश्य ऊपर का बनाइए और वहीं के लिए प्रयास कीजिए। धन्यवाद दर्शकों। मैं आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा जो इस लाइव को लगातार देख रहे थे, और साथ के साथ मैं अपील करना चाहूंगा आप सभी दर्शकों से कि हमारे इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अभी सभी सहयोगियों के साथ में गोपाल चतुर्वेदी।